Phoenix.com. तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्री का नेट भी यूज़ कर रहे हो, अपने पापा के रिचार्ज कराया हुआ, और फ्री का नेट यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ही मौज कर रहे हो इस लॉकडाउन में भाई। हाँ हाँ, लॉकडाउन ख़त्म होने आ गया है, स्कूल कॉलेज चालू हो गए, इसीलिए पढ़ने आए हो ना। अरे तुम्हारी पंचुअलिटी की मैं दाद देता हूँ भाई। मंदिर खुला नहीं कि उसके पहले ज्ञान के पुजारी आके बैठ गए। चलो, तो आ गए हो तो थोड़ी कसर निकाल लेते हैं आज के लेक्चर में। फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, टाइटल में नाम देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो हर बार की तरह किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले परंपरा को निभा के रहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते कि फ्लूइड क्या है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी एरा गैरा नतु खेरा मटेरियल जो शियर स्ट्रेस के एप्लीकेशन से फ्रीली फ्लो होता हो या डिफॉर्म होता हो, उसे हम फ्लूइड कहेंगे। अब आप में से कुछ एक दो नमूनों का मैं डाउट क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि फ्लूइड के अंदर भाई सिर्फ पानी नहीं आता, लिक्विड और गैस यानी एयर, वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल्स, लिक्विड वाले जितने भी लिक्विड और गैस है वो सारे के सारे फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो सब फ्रीली फ्लो हो सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि शियर स्ट्रेस आना चाहिए, क्योंकि भाई अब 7th स्टैंडर्ड के बच्चे तो हो नहीं कि जो फिजिक्स के लिए सिंपल जो चीज़ फ्लो हो रही फ्लूइड हो गई। भाई इंजीनियर हो ना, थोड़े टेक्निकल टर्म यूज़ करने पड़ते हैं। तो शियर स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से फ्री फ्लो और डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो फ्लूइड होगा। अब क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही हमारा एक सब्जेक्ट का आता है, बहुत ही मनुष्य सब्जेक्ट है, नाम सुन के दिमाग खराब हो जाता है, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। तो ये किस बला का नाम है वो आप समझ लो पहले। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये अप्लाइड मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है, यानी उसमें से ही निकली हुई पीढ़ी है भाई एक, कि जिसके अंदर हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है कि फ्लूइड की स्टडी एक बार रेस्ट पोजीशन में भी करनी है और मोशन पोजीशन में भी करनी है, यानी जब वो मोशन में हो तब भी करनी है। तो रेस्ट और मोशन में जब आप फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हो तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, है ना, सिंपल। अब देखो, हम मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, यानी रिसर्चर, उनको बहुत ही खुजली चली हुई रहती है कि भाई एक से पेट नहीं भरता। तो क्या करते हैं, एक चीज़ के अंदर एकदम डीप में घुसते रहते हैं। आप जिस तरह आपके सर लोग आपको डीप में जितने आप आंसर दो उसके डीप डीप में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं, उस तरह से ये भी डीप डीप में रिसर्च करके नए नए टर्म लाते रहते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नया टर्म है, वो है हाइड्रोलिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्योंकि अंदर डीप है तो सिंपल है, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे रेस्ट और मोशन में, और फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो हाइड्रोलिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें लिक्विड की रेस्ट और मोशन पोजीशन में स्टडी करनी है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, सिंपल। मुझे उम्मीद है आपके कितने भी डब्बू से डब्बू स्टूडेंट हो उसको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है न्यूमेटिक्स। तो पहले हमने फ्लूइड में से लिक्विड की बात कर ली, तो अब ऑब्वियसली भाई जो बच्चा कौन है हमारे पास, नमूना एयर यानी गैस। तो न्यूमेटिक के अंदर हम गैसेस और प्रेशराइज्ड एयर की रेस्ट या फिर मोशन में स्टडी करते हैं, और ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। वैसे ऑब्वियसली अब जो भी आएंगे सब फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांच ही पढ़ने वाली इस पहले टॉपिक में। तो हम अब भाई ये जो तीसरा नमूना है सबसे हटके, सबसे ढासू, सबसे नमूना है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब एरोडायनामिक्स जो है उसके अंदर हम किसी भी फ्लूइड, यानी चाहे वो रुका हुआ यानी स्टैटिक हो या फिर मोशन में हो या फिर जैसे कि डायनामिक हो, उसके अंदर से कोई बॉडी का मोशन हो रहा है, हम उस बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे तो वो एरोडायनामिक्स हो जाएगा। ये इसलिए इनसे थोड़ा अलग पड़ता है। अब भाई ये तो बात हुई थोड़ी ऊपर के लेवल के ग्रुप की। अब इसके अंदर जो हमने बात की कि सब में रेस्ट में स्टडी करनी है, मोशन में स्टडी करनी है, तो उसके हिसाब से भी एक अलग ग्रुप पड़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच का। तो उसमें से पहला तो है भाई फ्लूइड स्टैटिक्स। तो नाम में ही काम छुपा है, स्टैटिक का मतलब एक फिक्स कांस्टेंट पोजीशन पे या फिर रुका हुआ। तो फ्लूइड स्टैटिक्स यानी फ्लूइड जब रेस्ट में हो तब उसकी बिहेवियर की स्टडी करना।
तो वो है फ्लूइड स्टैटिक, सिंपल है ना। अब भाई नेक्स्ट है फ्लूइड डायनामिक या फ्लूइड काइनेटिक्स। तो भाई पहले हमने रेस्ट की बात कर ली, यानी आराम में था फ्लूइड तब बात कर ली, रुका हुआ, तो ऑब्वियसली अब मोशन में है तब बात करनी, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट दिए बिना हमारे साइंटिस्ट लोगों को मजा नहीं आती। तो ट्विस्ट क्या दिया है, ये दिया है भाई कि मोशन तो स्टडी करना है, लेकिन वो मोशन किस फोर्स की वजह से आया है वो भी यहाँ पे ध्यान में आपको लेना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि मेरा पानी फ्लो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, ऊपर से नीचे झरने से पानी गिर रहा है, तो उस ग्रेविटी को कैलकुलेशन में घुसाना बहुत ही जरूरी हो गया है भाई यहाँ पे। तो उसी तरह से अब हमने एक में फोर्स ले लिया है, तो दूसरे में बिना फोर्स के करना है। यानी अब हम गिनना है फ्लूइड काइनेमैटिक्स, कि भाई जिसके अंदर मोशन की स्टडी करनी है लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, यानी जिस फोर्स की वजह से वो मोशन आया है उस फोर्स को भूल जाना है, कुछ काम का नहीं, ऐसा करके कैलकुलेशन में नहीं लेना है, तो उसे हम कहेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स। सर्फ एक्सेल मैटिक नहीं, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। हाँ चलो भाई, लंबा चौड़ा परंपरा पूरी हुई। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। तो हमारा टॉपिक था फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड आप समझ चुके हो, तो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसको पूछने में बहुत मजा आती है आपके एग्जामिनर्स को, तो है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बल्कि बहुत ही लंबा चौड़ा खिंचा हुआ, बहुत ही तना हुआ टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर इतनी डिटेल घुसा घुसा के भरी, कहीं से भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहला तो है भाई डेंसिटी, या फिर कहो आप मास डेंसिटी। इसका सिंबल आता है रो। तो इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स डेंसिटी। यानी मास और वॉल्यूम का रेशियो, उसे आप डेंसिटी कह सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि मास का यूनिट केजी है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो इसका ओवरऑल यूनिट डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी का है केजी पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम के अंदर। अगर आप चाहो तो इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो किलोग्राम को ग्राम बना दो, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बना दो, तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अलावा इसे हम स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी की 13600 केजी पर मीटर क्यूब और एयर की 1 केजी पर मीटर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉपर्टीज तो पढ़नी, तो इसके अंदर ये तीन का रटने की क्या ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि आगे जाके जितनी भी कैलकुलेशन घुमा फिरा के आने वाली है, उन सब के अंदर ये तीन ही काम नमूने आने वाले हैं, वाटर, मर्क्यूरी और एयर। और रही बात इनकी डेंसिटी की, इसके अलावा आप भूल गए तो चलेगा। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट, या फिर आप कह सकते हैं वेट डेंसिटी, जिसका सिंबल है गामा। तो पहले हमने मास डेंसिटी देखी थी, अब ये है वेट डेंसिटी। तो बस एक ही फर्क करना है कि मास की जगह पे वेट लगा दो, और जो यूनिट है उसको वेट के यूनिट से कन्वर्ट कर दो। अब उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई मास और वेट दोनों अलग होते हैं। मास यानी कोई भी बॉडी का जो आप कह सकते हैं फिक्स साइज के अंदर रहा हुआ एक स्पेसिफिक प्रकार से कंटेंड मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जो वेट है वो एक्चुअली एक टाइप का फोर्स है। यानी कि आप कहते हैं ना कि धरती पे आपका वजन मान लो कि 100 किलो भी होगा, तो चांद पे आपका वजन 50 से 60 किलो होगा। यानी आप खुश हो जाओगे ये मैं हल्का हो गया, आप हल्के नहीं हुए हो, वहां पर आपके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो थोड़ी कम हो गई है। तो मास और वेट के बीच में यही फर्क है कि भाई मास आपका एक्चुअल किलोग्राम के अंदर वाला वेट है, यानी आप जो कहते हैं वजन, या फिर आपकी बॉडी के अंदर रहा हुआ टोटल जो भी स्ट्रक्चर रहा हुआ उस सब का एक कैलकुलेशन वॉल्यूम, वो मास है। लेकिन वेट यानी आपके मास को धरती पे चिपका के रखने के लिए जो ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मिलता है हमें वेट। तो वो है आपकी वेट, और उससे मिलती है आपको वेट डेंसिटी। और ऑब्वियसली क्योंकि वेट है मास इनटू ग्रेविटेशन, तो एक टाइप का फोर्स हो गया, और फोर्स का यूनिट हम सब जानते क्या आता है, न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने बहुत दिमाग लगा के उस एक एप्पल के ऊपर से इतनी बड़ी थियरी निकाल दी। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये हमारा इसका यूनिट है। और सिंपल, क्योंकि अगर हम वेट के अंदर से मास और ग्रेविटी को सेपरेट कर दें तो रो इंटू जी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाए। यानी आपके पास अगर रो हो
तो आप वेट डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ 9.81 यानी आपकी ग्रेविटी से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब एक बात में आपको दिमाग में बिठा लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक थे ना, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी, खुद इनके अंदर ऊपर वाला जो टर्म है यानी न्यूमेरेटर, उसके अंदर मास है, इसलिए इसके नीचे वापस मास नहीं आ सकता। बाकी जनरली आप किसी भी अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच में जाओ या थर्मोडायनेमिक्स में जाओ या कहीं भी जाओ, जब आपको ये वर्ड दिख जाए ना स्पेसिफिक, इसका एक ही मतलब होता है भाई कि डिवाइड बाय मास। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग के दो नमूने हैं, इनको भूल जाओ, बाकी कोई भी स्पेसिफिक आए उसका मतलब होता है डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पे हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, जिसका सिंबल आता है न्यू, यानी ये थोड़ा सा वी जैसा थोड़ा सा कर्वी है, इसको हम कहते हैं न्यू। तो इसका सिंबल है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, यानी वॉल्यूम और मास का रेशियो, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसका सिंबल या फिर आप कह सकते हैं ऐसा यूनिट, वो है मीटर क्यूब पर केजी। और क्योंकि वॉल्यूम बाय मास को अगर हम रेसिप्रोकल में लिख दें, यानी 1 बाय मास बाय वॉल्यूम हमें मिलता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो डेंसिटी का उल्टा है। यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्यूब पर केजी है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है तो 1 बाय डेंसिटी करो, यानी 1 बाय रो करो, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मिल जाएगी, दैट्स इट। हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, ये स्पेसिफिक वाली बात से धोखा मत खा जाना। अब भी एक नमूना आना बाकी है कि जिसके अंदर स्पेसिफिक लगता है लेकिन डिवाइड बाय मास नहीं आता। इन 3 नमूनों के अलावा आप दुनिया का कोई भी साइंस पढ़े, उसके अंदर स्पेसिफिक आया यानी डिवाइड बाय मास ही होगा। तो भाई वो नमूना था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर जिसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसका सिंबल आता है स्मॉल एस, और इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि आपको किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो उसकी डेंसिटी को एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, या फिर उन दोनों का रेशियो ले लो, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। अब आपको बहुत ही सिंपल पता होगा कि जब मैं कहता हूं कि पानी में लकड़ी फेंको और पत्थर फेंको, कौन डूबेगा? हाँ, कुछ नमूने होंगे जो कहेंगे दोनों डूबेंगे, और कुछ बुद्धिमान भी होंगे जो कहेंगे पत्थर डूबेगा। सही जवाब हम सबको पता है कि लकड़ी तैरेगी और पत्थर डूबेगा। तो कारण क्या है? तो भाई सिंपल, हम कहते हैं कि डेंसिटी का फर्क है, लकड़ी की डेंसिटी कम होती है, वो तैरती है वगैरह वगैरह। तो ये डिसाइड कौन करता है कि किसकी डेंसिटी कम किसकी ज़्यादा है और किसके कंपैरिजन में? तो यहाँ पर अगर हम फ्लूइड की बात करें तो मान लो आपको मैंने फ्लूइड दिया एज ए मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मुझे मर्क्यूरी की डेंसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी करनी पड़ेगी। और लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड के अंदर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी को लेते हैं और गैस के अंदर स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लेते हैं, यानी लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की कैलकुलेशन अलग है और गैसेस के लिए अलग है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कोई, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो और अगर लिक्विड की बात करूँ तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय 1000। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पिछली स्लाइड में मैंने लिखा था कि वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है और एयर की 1 होती है। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी भी लिक्विड की हो तो डिवाइड बाय 1000 और गैस की हो तो डिवाइड बाय 1। और क्योंकि अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने जाऊंगा तो ऊपर नीचे दोनों 1000 डिवाइड बाय 1000 आएगी, तो वाटर और एयर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आती है, और मर्क्यूरी क्योंकि 13600 थी उसकी डेंसिटी, तो 13.6 आती है डिवाइड बाय 1000 करके। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये भी आपको कैलकुलेशन में बहुत दिमाग खराब करने वाली है आगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई प्रेशर इंटेंसिटी, या फिर सिंपल आपको प्रेशर, जिसका सिंबल है स्मॉल p। तो एक बहुत ही कॉमन बात है कि किसी भी फ्लूइड को आप किसी कंटेनर में स्टोर कर दो या फ्लूइड के अंदर कोई चीज डाल दो, तो फ्लूइड जो है ना उसको पिचकाने की पूरी ट्राई करेगा फोर्स लगा लगा के। तो उस बॉडी के ऊपर, उस फिक्स बॉडी के एरिया पे, पर यूनिट एरिया जितना फ्लूइड लगा रहा है यूनिफॉर्मली, उसको हम कहते हैं प्रेशर इंटेंसिटी, या फिर सिंपल देसी भाषा में प्रेशर। और इसका यूनिट आता है फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स का आता है न्यूटन, और यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों ही प्रेशर के ऐसा यूनिट है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका ही भाई बंधु है, वो है भाई वेपर प्रेशर। अब एक एक बात आपको बता देता हूँ कि किसी भी स्टोर क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आप पानी को भर के रख दोगे और फिर पानी को उबलने दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली पानी भाप बन जाएगा और उस कंटेनर के ऊपर वाले पोर्शन में जमा हो जाएगा, क्योंकि आपने कंटेनर को क्लोज्ड रखा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पानी मेरा ऊपर स्टीम के फॉर्म में जमा होता जाएगा, तो अब जो वेपर है भाई उसको बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, क्योंकि वो गर्मी से ही बना है। तो इस वजह से वो जो फोर्स लगाता है वो पानी से ज़्यादा लगाता है। और ये जो वेपर बनता है कहाँ से बनता है भाई? कि पानी का जो फ्री सरफेस है, यानी सबसे ऊपर का सरफेस, वहां से पानी उबल ऊपर के ऊपर जमा हो रहा है। और ये जो प्रेशर करेगा, यानी ये जो वेपर ऊपर कलेक्ट हुआ है ये एक प्रेशर लगाएगा आजू बाजू के हमारे क्लोज कंटेनर की वॉल्स पर। और ये जो गैस की वजह से या फिर वेपर की वजह से प्रेशर आ रहा है, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। है ना, नाम जैसा काम, वेपर की वजह से लगने वाला प्रेशर, वेपर प्रेशर। पर मेन आपको ये समझना कि वेपर आया कहाँ से, क्लोज कंटेनर है और फ्री सरफेस से वेपराइज होके आया है। अब आया ना थोड़ा इल्लू इल्लू वाले, यानी दो सिमिलर टर्म, वो है कोहेशन और एडहेशन। तो कोहेशन किसे कहते हैं? कि जब मेरे एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं एकदम कड़क नजदीक से, उसे हम कहते हैं कोहेशन। जैसे कि पानी बनता है H2O से, तो एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल को गले लगाएगा, यानी उसको खींच के अपने पास रखेगा, उसे हम कहते हैं कोहेशन। यानी वो जो फोर्स लग रहा है दोनों के आप बीच में सेम मॉलिक्यूल्स का, उसे हम कहते हैं कोहेशन। अब इसका एक दूसरा भाई है, वो है भाई एधेशन। तो आपको इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूं कि आपने फेविकॉल एडहेसिव नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो एडहेसिव का मतलब क्या होता है कि अपने मॉलिक्यूल को छोड़कर वो दूसरे के मॉलिक्यूल से बहुत चिपका चिपकी करता है भाई। अब ये बात हो गई कि खुद की बीवी घर पे और बाहर वाली के साथ घूम रहा है वैसी। तो अब मान लो कि भाई पानी को मैंने एक बॉटल में भर दिया। अब कभी आपने नोटिस किया है कि पानी को अगर आप बॉटल के अंदर शेक करके वापस छोड़ दोगे हाफ फिल्ड बॉटल में, तो कुछ ड्रॉपलेट्स पानी की बॉटल की बाउंड्री पे ऊपर के साइड चिपक जाएगी। वो क्यों चिपकती है? क्योंकि H2O अपने वालों के अलावा बाहर वाली, यानी उस प्लास्टिक की बॉटल के मॉलिक्यूल से ज़्यादा घुलता मिलता है, उनके साथ ज़्यादा चिपकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अडेशन, कि कोई भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स अपने सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अलावा दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से, यानी डिफरेंट सब्सटेंस से ज़्यादा चिपकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अडेशन। अब ये जो फोर्स होता है ना मॉलिक्यूल्स का, इसकी वजह से एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है पिक्चर में, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। पता है, नाम सुन के आपके दिमाग में बहुत टेंशन आ गई होगी, लेकिन टेंशन मत लो, इसको मैं दूर कर दूंगा। तो सरफेस टेंशन क्या है भाई? सिंपल है कि ये जो हमने बात की ना कि मॉलिक्यूल चिपका चिपकी करते एक दूसरे को खींचते रहते हैं, तो मान लो आपने एक कंटेनर में इस तरह से पानी को भरा हुआ है। तो ये जो पानी की ऊपर की सरफेस है, इसमें आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल जो है मेरा सबसे नीचे वाला, इसके अंदर हर बाजू से चिपका चिपकी करके मॉलिक्यूल से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जीरो होगा, यानी ये अपनी पोजीशन पे स्थिर रहेगा। अब बात करते हैं थोड़े से ऊपर वाले की। तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से कम है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड आएगा। और रही बात ये सबसे टॉप वाले की, तो इसके ऊपर में आधे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, एयर है, और एयर के साथ वाटर का एडिशन कम होता है, इस वजह से इसको नीचे का फोर्स ज़्यादा लगेगा रिजल्टेंट। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सरफेस है ये थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर बना लेगा, यानी कि एक सरफेस एरिया को, मिनिमम सरफेस एरिया पाने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स खुद को नीचे की साइड खींचते अपने अंदर। तो उसके खींचने के लिए सरफेस पर जो फोर्स लगता है, यानी ये जो फ्री सरफेस है इसे हम कहते हैं फ्री सरफेस, यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर खींच खींच के, वो होता है सरफेस टेंशन। अरे पता है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद नहीं रहती, चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। तो वो ये है कि सरफेस और टेंशन है, टेंशन यानी टेंसाइल फोर्स, और कहाँ लग रहा है? लिक्विड की सरफेस पे। तो उससे नवी डेफिनेशन बनाते चलो अब, कि कोई भी लिक्विड की सरफेस जो किसी गैस यानी कि एयर के साथ कांटेक्ट में हो, या फिर अगर पानी और तेल की बात करें तो दोनों का अलग लेयर बन गया हो, तो उसे हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड, यानी दोनों मिक्स नहीं हो रहे, तो उनके बीच में भी एक सरफेस बनती है। तो दो अलग अलग फ्लूइड के बीच की सरफेस की जो मिक्स नहीं होने वाले,
वो सरफेस के ऊपर जो टेंसाइल फोर्स लगता है इस तरह से कि वो सरफेस एक टेंशन के अंदर एक कोई मेंबर की तरह काम करती है, यानी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, या फिर एक रबर की तरह काम करती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्री सरफेस के ऊपर पानी की एक ड्रॉप पड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है वो उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और जो बीच वाले मॉलिक्यूल उनको रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो बाहर के बाउंड्री पे मॉलिक्यूल्स है उन्हें कंटिन्यूसली अंदर खींचते रहेंगे। इसी वजह से कभी भी बारिश गिरती है तो उसका जो शेप होता है वो ड्रॉपलेट्स का आप बनाते हैं, उसमें नीचे का साइड स्पेरिकल होता है, वो इसीलिए क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को छोटा करने की ट्राई करता है। और रही बात उसकी पूंछ की, वो पूंछ इसलिए होती है क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रहा है और नीचे गिर रहा है। बाकी अगर आप किसी भी ड्रॉपलेट को किसी सरफेस पे ऐसे ही छोड़ दोगे, या आपने ओस की बूंदे देखी होंगी तो सब स्पेरिकल होती है, फिर मकड़ी के झाले में भी पानी देखा होगा यार, वो तो देखा ही होगा, तो वो भी स्पेरिकल होता है। उस सबका रीजन यही है कि भाई ये नमूना सरफेस टेंशन उस पानी को मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने के लिए मजबूर करता है। अब भाई नेक्स्ट कोहेशन और एडहेशन की बदौलत जो प्रॉपर्टी आती है वो है भाई कैपिलैरिटी एक्शन, या फिर सिंपली उसे आप कह सकते हो भाई कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या है? जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब में, यानी ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर 10 mm से कम हो, उस ट्यूब को इस तरह से लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड या तो बाहर के पानी के लेवल से या लिक्विड के लेवल से ऊपर आता है या तो नीचे आता है। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है अपने आप भगवान की कृपा से नहीं, फिजिक्स की कृपा से, इसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी, द राइज और फॉल ऑफ फ्लूइड इन अ कैपिलैरिटी ट्यूब। और एक बात आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर अभी तक सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी का ऐसा ही यूनिट आपको नहीं बताया है। वो इसीलिए क्योंकि हर बात मैं अगर लिख के दूंगा तो आप क्या करोगे, भजिए तलोगे। सरफेस टेंशन का सिंपल मैं बता देता हूँ कि एक सरफेस यानी किसी लंबाई पर फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन, लेंथ का आता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये है सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट। अब रही बात कैपिलैरिटी की, तो इसको हम एज अ फॉर्म ऑफ हाइट डिफरेंस माप रहे हैं, तो हाइट किसके अंदर मापोगे आप, मीटर में, तो कैपिलैरिटी का ऐसा यूनिट आता है मीटर। और एक बात दिमाग में खास करके घुसेड़ लेना, फिजिक्स में नहीं पढ़ी तो अभी सीख लो, कि पानी का कैपिलैरिटी ट्यूब में राइज होता है और मर्क्यूरी का फॉल होता है। पानी को हम लिखते हैं H2O, मर्क्यूरी को लिखते हैं Hg, और मर्क्यूरी का जो शेप आता है वो इस तरह से आता है, ऊपर उपसा हुआ और पानी का अंदर डिप्रेस किया हुआ, यानी पानी भले ऊपर उगता है लेकिन उसका शेप अंदर दब जाता है, और मर्क्यूरी भले नीचे आती है लेकिन उसका शेप ऊपर आ जाता है। ये सब कोहेशन एडहेशन की कृपा है भाई, कि ऐसे विचित्र विचित्र ज्योमेट्री, राइज फॉल हमें सब देखने मिलते हैं। तो भाई अब आप लोगों की पकने की कैपेसिटी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, भाई मेरी एक लेक्चर में इससे ज़्यादा पकाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस लेक्चर को कंटिन्यू करके और भी दिमाग में ज्ञान की बातें घुसेड़नी हो तो अपने अड्डे ओरिजिन्स ईशाला पे आ जाइए। थैंक यू।